गुड इवनिंग एवरीवन। ये हमारे इंटरनेशनल लॉ का आखिरी सेशन होगा। देखो, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको और क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बट अब एग्जाम में बस इसी का वेटेज थोड़ी है ना यार। सो स्टार्ट करते हैं। स्टिम्सन डॉक्ट्रिन इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिकग्निशन। अब देखो, इसमें जो डी फैक्टो रिकग्निशन है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को टेम्प्रोरी रिकग्निशन दे देना। ये फर्दर अगर हायर अथॉरिटी चाहे तो ले भी सकती है वापस। और जो डी ज्यूरी रिकग्निशन होता है, इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को परमानेंटली रिकग्निशन दे देना। अगर किसी चीज़ को डी ज्यूरी रिकग्निशन दे दी गई तो वापस उससे ली नहीं जा सकती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इसमें जो है, द यूएन चार्टर डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओरिजिनल एंड सब्सिक्वेंट मेंबर्स। अब देखो, जो यूएन चार्टर है वो अपने दो मेंबर्स में कभी भी डिस्टिंक्शन नहीं करता, चाहे वो नए हो या पुराने। द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस वॉज फाउंडेड बाय, जो रेड क्रॉस कमिटी है उसे हेनरी डुनंट ने फाउंड करा था। और ये कब फाउंड हुआ था? 1863 में। और कहाँ पे हुआ था? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब देखो, इसका जो एक्सक्लूसिवली जो मिशन था वो बस ये था कि ये जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के विक्टिम हैं उनकी लाइफ और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करे। बस विक्टिम ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। द डोमेस्टिक jurisdiction clause is found in Article 2 Clause 7 of UN Charter. द मोनिस्टिक थ्योरी इज एसोसिएटेड बाई, ये ब्राउनली ने एसोसिएट करा था। ये मैच द कॉलम है, ये खुद देख लो। नाउ, द थीम ऑफ द 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, उसका जो थीम था वो था जस्टिस एंड डिग्निटी ऑफ ऑल। नाउ, प्रिंसिपल मोड्स ऑफ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आर। अब देखो, मेजरली अगर देखा जाए तो तीन ही प्रिंसिपल मोड्स है और डिस्प्यूट सेटलमेंट के, वो है गुड ऑफिसर्स, मेडिएशन, कंसिलिएशन। बट आप अगर अदर वे में देखो तो निगोशिएशन एंड आर्बिट्रेशन को भी इंक्लूड करा जा सकता है। बट जो मेजरली माने जाते हैं वो तीन, क्वेश्चन में आए तो तीन ही टिक करना है। हु सेड इंटरनेशनल लॉ इज वेनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस? इसे बेंथम ने कहा था। नाउ, द एरा ऑफ लॉ मेकिंग ट्रीटी बिगेन विथ, जो एरा ऑफ लॉ मेकिंग ट्रीटी है इंटरनेशनल लॉ में, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ट्रीटी ऑफ वियना से, जो कि 23 मई 1969 को साइन करी गई थी। एंड ये जो है कमेंस कब करा गया था? 27 जनवरी 1980। अब उसी दौरान जेएम ब्रेली को भी असाइंड करा गया था। अब देखो, इसमें एक और ऑप्शन है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो है 1648 में साइन करा गया था। और यहाँ से आपका बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एरा ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लॉ शुरू होता है, ये रिकॉग्नाइज करता है ऐसा। द अरंत जारू मेहंदी केस डील्स विद, जो अरंत जारू मेहंदी केस है वो यूके का केस है जो 1939 में हुआ था, और ये रिकग्निशन से डील करता है। और इसमें क्या कहा गया था कि जो डी फैक्टो गवर्नमेंट है ना, उसका कंट्रोल बस विद इन द टेरिटरी ऑफ इट स्टेट्स होता है। और जो डी ज्यूरे रिकग्निशन है वो, उसका कंट्रोल ओवर स्टेट भी हो सकता है। अब देखो, ये मैच द कॉलम है, इसको फिर खुद से ही करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन? अब इसमें से देखो, प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन का कौन है? बस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। और अगर देखा जाए तो जो प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन है वो 6 होते हैं। पहला जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, छठा यूएन सेक्रेटेरिएट। नाउ, इंडिया इज़ नॉट अ पार्टी टू। अब देखो, इंडिया इज़ नॉट अ पार्टी टू, अगर नॉट अ पार्टी टू दिया तो इंडिया नॉट वाला ऑप्शन में बस ये है, प्रोटोकॉल ये है। बट अगर इसको नॉट को हटा दो तो ये इंफॉर्मेशन के लिए सही रहता है। नाउ, ट्रीटी इन प्रिंसिपल
binds the state parties to the treaty. A state becomes party to the treaty by ratifying or acceding to the treaty. Which of the following can request the International Court of Justice to give an advisory opinion? ये हमेशा जनरल असेंबली के ऊपर होता है. अब देखो, ये एसर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है. तो इसमें एसर्शन है जो टू प्रमोट एंड इनकरेज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स इज वन ऑफ द पर्पज ऑफ यूनाइटेड नेशन. ये बात सही है. द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्सेप्चुलाइज substantiates and spells out human rights which are to be promoted by the member states. नहीं, बस यूएन कर सकती है. अब देखो, इसमें इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट ट्रू लॉ बट पॉजिटिव इंटरनेशनल मॉरलिटी. इसे किसने कहा था? जॉन ऑस्टिन ने. इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ इज डिम्ड ऑटोमेटिकली टू बी पार्ट ऑफ कॉमन लॉ. इसे किसने कहा था? विलियम ब्लैकस्टोन ने. ओपिनियो ज्यूरिस साइन नेसेसिटेटिस इज नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कस्टम. ये माइकल एगहेरेस्ट का स्टेटमेंट है. जनरल असेंबली रिजोल्यूशन in general do not create legal obligation to comply with them, but a resolution recommending to an administrating state a specific course of action creates some legal obligation. ये किसका स्टेटमेंट है? हर्स लाउथर पैच्ड का. अब ये देखो, पता नहीं क्या, इसको छोड़ो, टाइम कम है. नाउ Human Rights Commission has been discarded in 2006 and its subsidiaries ये रहा ह्यूमन राइट्स काउंसिल. ठीक है. ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्या है? इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो यूनाइटेड नेशन का है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए. आप ये भी एसर्शन वाले क्वेश्चन है, इसको भी लीव करो. नाउ अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स in order in which they were adopted by using the codes. अब देखो, यहाँ पे जो चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन है वो कब साइन हुआ था? 26 जून 1945 को. यूडीएचआर जो है वो अडॉप्टेड कब हुआ था? 10 दिसंबर 1948 को. इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ये कब अडॉप्ट हुआ था? 16 दिसंबर 1966. और कमेंस कब हुआ था? 23 मार्च 1976 में. इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये कब अडॉप्ट हुआ था? 21 दिसंबर 1965. और कमेंस कब हुआ था? 4 जनवरी 1969. और कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में. ये क्या यार, ओके, इसको बस देख लो, बहुत समझने में बहुत दिक्कतें होंगी समझाने में. अब ना देखो, इन इंडिया ट्रीटी मेकिंग इज एन एस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल सॉवरेंटी. ये आपको किस आर्टिकल से मिलता है? आर्टिकल 253 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 253 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये किस लिए है? और लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट. अब देखो, बाउंड्री डिलिमिटेशन treaties are binding even on non-party states because they are valid. Ergo owns the International Court of Justice held so in case of ये the case concerning कैसिकिली, पता नहीं क्या है, सेडू आइलैंड, मतलब बोट्सवाना वर्सेस नामीबिया के केस में हुआ था ये. इसमें किस चीज़ के लिए था? कि कासिकिली के ओनरशिप के लिए था. 13 दिसंबर 1999 का केस है ये. A treaty is a contract between governments of 2 or more sovereign states. Lord Taplin said so in किस केस में कहा था? मैकलेन वॉटसन वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के केस में इन्होंने क्या कहा था? A treaty is a contract between the government of 2 or more sovereign states. ट्रीटी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है. किसके बीच में? 2 गवर्नमेंट के या फिर 2 सॉवरेन स्टेट के बीच में. ये किस केस में कहा गया था? मैकलेन वॉटसन वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री.
इंटरनेशनल लॉ इज जनरली नॉट इन्फोर्सेबल, ये दोनों बकवास है क्वेश्चन। अब देखो, अकॉर्डिंग टू प्रोपोनेंट्स ऑफ डुअलिज्म बोथ इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ डिफर। वो डिफर कैसे कैसे हैं? टर्म ऑफ देयर सब्जेक्ट से एंड टर्म ऑफ देयर बेसिस से। इसको भी छोड़ो, बहुत बड़ा है। In which of the following case the court said that distinction between de facto and de jure recognition is political rather than legal? अब देखो किस केस में ये कहा गया था कि जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन डी ज्यूरे एंड डी फैक्टो वो पॉलिटिकल है, ज़्यादातर पॉलिटिकल है, लीगल से ज़्यादातर पॉलिटिकल। ये किस केस में कहा गया था? अनंत राजू मेहंदी केस, जो कब हुआ था? 1939 में ये केस हुआ था यूके में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड इंटरनेशनल कस्टम? जिस कॉगेंस है, ओपोनियो ज्यूरिस है, जनरल प्रैक्टिस है, कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म स्टेट प्रैक्टिस भी है। अब देखो इसमें ह्यूमन राइट्स का केस जो है विशाखा केस है, इंटरनेशनल कस्टम का जो केस है एसएस लोटस केस है। स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन इंडिया किस केस में मिला था? इंडियन ग्रामोफोन को केस में मिला था। यूनाइटेड नेशन का जो केस है वो रिपेरेशंस का केस है, ठीक है, छोड़ो। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस इनेबल्ड द इंटरनेशनल कोर्ट टू डेवलप रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। पता नहीं क्या बोथ ए एंड आर करेक्ट है इसमें, पर आज जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, खुद से पढ़ लेना यार। इन द एसएस लोटस केस, अभी हमने देखा, इन द एसएस लोटस केस द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेल्ड दैट इन द केस ऑफ कोलिजन ऑफ टू फॉरेन शिप्स, उसमें बोथ फ्रांस एंड तुर्की दोनों के पास जुरिस्डिक्शन होगी। ये नहीं कि किसी एक ही कंट्री के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो जजमेंट वगैरह देना स्टार्ट करे। कंसिडर द फॉलोइंग जुडिशियल डिसीजन, छोड़ो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ पावर टू डिसाइड केस ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, बात सही है। इक्विटी इज वन ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, ये भी बात सही है, दोनों सही है। अब देखो भाई साहब, इंटरनेशनल कस्टम का जो केस है वो फ्रांस वर्सेस तुर्की का है एसएस लेटस के केस में। रेस जुडिकाटा का जो केस है वो यूएन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का केस है, ठीक है, रेस जुडिकाटा। लीगल स्टेटस ऑफ जनरल असेंबली रिजोल्यूशन ऑन डिकोलोनाइजेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये पता नहीं क्या, लॉलेस केस समथिंग लाइक, छोड़ो इसे। नाउ यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स हैज़ बीन डिस्कार्डेड एंड रिप्लेस्ड बाय यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ? अब देखो इसमें से प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या नहीं है? डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, बाकी इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंटरनेशनल कस्टम है, और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन भी है। अब इसमें देखो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको करना ही पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेट्स टू रेट्रोएक्टिव नेचर ऑफ द एक्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट? इसमें जो है सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट इंक्रीज वर्सेस सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का केस है 1953 का। इन अ केस द लीगलिटी ऑफ थ्रेट आर यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गिव एडवाइजरी ओपिनियन एट द रिक्वेस्ट ऑफ, ये यूनियन जनरल असेंबली के ही रिक्वेस्ट पे दे सकती है। यूनियन जनरल असेंबली लाइक जैसे पार्लियामेंट है अपना, वैसे वहाँ का इंटरनेशनल लॉ का वो पार्लियामेंट है। हु स्टेटेड दैट इंटरनेशनल लॉ इज नॉट ट्रू लॉ बट पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी वनली एनालॉगस टू द रूल्स बाइंडिंग अ क्लब और सोसाइटी? ये जहाँ भी इंटरनेशनल मोरालिटी या फिर पॉजिटिव वाले की बात है तो वहाँ पे जॉन ऑस्टिन साहब आ जाते हैं। ओपिनियो ज्यूरिस साइन नेसेसिटाटिस मीन्स the feeling on the part of states that in acting as they do or they are
फुलफिलिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन, ये ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है यार। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सपोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन, बट इंपॉर्टेंट है। नेमली द एक्ट ऑफ रिकॉग्निशन एलोन कन्फर्स इंटरनेशनल पर्सनालिटी ऑन एन एंटिटी purporting to be a state or clothes new government with a authority to enter international relation। पता नहीं क्या ही है उसका ऑप्शन, छोड़ो इसे छोड़ो इसे छोड़ो। ये तो हमने कितनी बार कर लिया यार। यूएन चार्टर 24 एक्ट बना है, ये हेडक्वार्टर यहाँ पे, ठीक है। अब ये द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड बाई, उन्हें जनरल असेंबली इलेक्ट करता है, एंड सिक्योरिटी काउंसिल इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर, दोनों इलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यूडीएचआर 1948 में आया था। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 में आया था। कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड ये 1999 में आया था। कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ये 2006 का है, ठीक है। नाउ ज्यूस कॉगन्स का मतलब होता है पर एम्पटरी नॉर्म विच डज नॉट परमिट डेरोगेशन। अब पर एम्पटरी क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर कोई बिहेवियर हो, स्पीच हो या फिर रूल हो, है ना, अगर उसे कोई मानता है तुरंत बिना ही क्वेश्चन करे या रिफ्यूजल करे, तो उस टर्म का ये मतलब है कि अगर मैंने ये नॉर्म यूज किया तो somebody हैज़ टू ओबे इट विदाउट आस्किंग एनीथिंग और रिफ्यूजिंग, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ? इसमें देखो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, ये है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? इसमें जापान है। अब करेंटली देखो 193 मेंबर्स नेशन है यूनाइटेड नेशन में, बट ओरिजिनली कितने थे? 51 मेंबर्स थे। नाउ recognition operates retroactively, not to invalidate the acts of former government but to validate the acts of de facto government which has become the new de jure government has been held by the case of, ये देखो न्यू डी ज्यूरे गवर्नमेंट जब भी याद रखना ऐसा कुछ आ जाए तो ये एम लूथर वर्सेस सागर को के केस में है जो 1921 में हुआ था। व्हाट आर एसेंशियल टेस्ट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कस्टम? अब देखो इंटरनेशनल कस्टम का एग्जिस्टेंस होना है तो उसके लिए एसेंशियल टेस्ट है कि उसके पास वो जो कस्टम है वो यूनिफॉर्मली प्रैक्टिस होती आ रही हो, उसके में लॉन्गिविटी और टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा हो, एंड एक टर्म है ओपिनियो ज्यूरिस नेसेसिटीज वो फॉलो करती हो। Now, which of the following cases relates to nationality of an individual, which is an evidence of the link of an individual with the state? ये इस केस में कहा गया था नोटेबोम केस, जो कि ये है, पढ़ लो इसे, छोड़ो। The non-permanent members of Security Council of United Nations are elected for a term of, ये 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। अब देखो इसमें जो काउंसिल है टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और जो 5 होते हैं वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और इन 10 को 2 साल के फॉर द टर्म ऑफ 2 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू गिव इफेक्ट टू द जजमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इफ अ पार्टी टू द केस फेल्स टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन इंक्यूबेंट अपॉन इट अंडर अ जजमेंट? तो इसका जो इसके लिए इसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सही कराने का? सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल को आप वर्ल्ड पुलिस भी कह सकते हो। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिफ्यूज्ड टू गिव एडवाइजरी ओपिनियन एट द रिक्वेस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? ये है लीगैलिटी ऑफ द थ्रेट ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर ओपिनियन, ठीक है। अब जैसे इंडिया पाक की लड़ाई हो रही थी ना यार, इसमें न्यूक्लियर वेपन को यूज करने का एडवाइस तो यूएन देता है नहीं, तो सिंपल है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिफ्यूज कर देता है कि आप
ऐसा ओपिनियन ना दो, ऐसा एडवाइस ना दो कि जो लोग हैं वो न्यूक्लियर वेपन को ही यूज करें. नाउ, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सेड द लॉ ऑफ नेशन इज द बॉडी ऑफ लीगल रूल्स which apply between states and such entities as have been granted international personality. ये स्क्वार्जन बर्गर ने कहा था. अब देखो जो मेन डिफरेंस होता है बिटवीन डी फैक्टो एंड डी ज्यूरी रिकॉग्निशन होता है, वो डी फैक्टो रिकॉग्निशन में भी विदड्रॉन. देखो डी फैक्टो रिकॉग्निशन जो है वो एक टाइम के बाद ख़त्म भी हो सकता है, बट जो डी ज्यूरी रिकॉग्निशन है वो फुल एंड फाइनल होता है. नाउ only de jure recognition states can represent the old state for the purpose of state succession. जिसको भी de jure recognition मिली होती है बस वही state succession कर सकता है. In de jure recognition, formal diplomatic relation are established, while in case of de facto they may not be entered into. ठीक है, de jure recognition में ही diplomatic relation establish हो सकती है, ना कि de facto में. A member of United Nations can be suspended from the exercise of privileges of rights and privileges of membership by. इसे जनरल असेंबली जब चाहे तो हटा सकती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, अगर वो यूएन के बनाए हुए प्रोविजंस को, लॉज को, रूल्स को वायलेट करे तो. अब देखो यूएन डिक्लेरेशन ये बार बार आ रहा है, 10 दिसंबर 1948 और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है. अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज नॉट कंसर्न विद द जजमेंट दैट अ नॉन रिकॉग्नाइज्ड स्टेट कैन नॉट सू इन द कोर्ट ऑफ स्टेट विच वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड. अब देखो ये लिखा है डज नॉट, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है. अगर डज नॉट हटा दो तो आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इन केसेस में ये कंसर्न है कि ये कर सकता है. ठीक है, अब खुद से पढ़ लो यार इतना. अब देखो जो द कैरोलाइन केस था वो सेल्फ डिफेंस से जुड़ा हुआ है. जो नोटेव होम केस था वो इफेक्टिवली नेशनैलिटी से जुड़ा हुआ है. जो रिकैसोनी केस था वो नॉन एक्स्ट्राडिशन ऑफ पॉलिटिकल क्रिमिनल से जुड़ा हुआ है. यूएस वर्सेस रोशर जो केस था वो रूल ऑफ स्पेशलिटी से जुड़ा हुआ है. ठीक है, इसको भी छोड़ो यार, मैच द कॉलम. अब इसको देख लेते हैं, थोड़ा केस लॉ जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस हेल्ड इट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ दैट इन रिलेशन बिटवीन पावर्स हु आर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू अ ट्रीटी द प्रोविजंस ऑफ म्यूनिसिपल लॉ कैन नॉट प्रिवेल ओवर द ट्रीटी. ये किस केस में हेल्ड हुआ था? ग्रेसो बल्गेरियन कम्युनिटी केस, जो कि 31 जुलाई 1930 में हेल्ड हुआ था. अब इधर आओ. आर्बिट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स बाय मीन्स ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड बाय द पार्टीज. ये सही है, बट डिस्प्यूट्स जो है मनमाना डिस्प्यूट्स थोड़ी होना चाहिए ना, हर चीज़ थोड़ी सॉल्व करने जाएगा यूएन. टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये आर्टिकल 1 ऑफ यूएन में है. प्रिंसिपल ऑफ यूएन, ये आर्टिकल 2 ऑफ यूएन चार्टर में है. एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, ये आर्टिकल 4 ऑफ यूएन चार्टर में इसका प्रोविजन है. लिमिट्स ऑन पावर्स ऑफ जनरल असेंबली इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट, ये आर्टिकल 12 ऑफ यूएन चार्टर में है. ठीक है, देखो एडमिशन वाला इंपॉर्टेंट है. एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स आर्टिकल 4 ऑफ यूएन चार्टर बताता है, प्रोविजन है उसके पास. नाउ स्टीमसन्स डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिकॉग्निशन इज रिलेटेड टू ड्यूटी ऑफ नॉन रिकॉग्निशन ऑफ ऑल टेरिटोरियल एक्विजिशंस ब्रॉट अबाउट इन ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ. भाई बहुत है ये, देखो ये देख लो, बस जल्दी जल्दी देख लो, मैं नहीं बताऊँगा आगे. देख लो ये केस लॉ देख लो सब देख लो. ये भी देखो, ये सभी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख ही लेना गाइस. बोलते बोलते थक गया हूँ मैं. ये देखो पता नहीं क्या है. द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है देख लो, खुद से देख लो आराम से.
मैं नहीं कुछ करने जा रहा हूँ, खुद से आराम से देख लो, मैं नहीं बोलूँगा, अब थक गया हूँ भाई। ये देखो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सस्पेंशन ऑफ मेंबर आर्टिकल 5 में है, वीटो पावर आर्टिकल 27 में है, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल आर्टिकल 97 में है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्टीशिप आर्टिकल 76 में है। ये देख लो सूर्यकांत, ये लॉरेंस ने कहा था। अब ये देखो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बस देख लो बस, बोलूँगा नहीं। ये क्या इंटरनेशनल लॉ इज, पता नहीं बहन, तुमने कहा था। ये सब बाद में देखेंगे अच्छे से। देख लो देख लो देख लो, देखो 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 देखो, स्टेटा डॉक्टर नोस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, बस 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 बस, मैं थक गया। तो आज के लिए इनफ रहा। अब हम सिंपल सा, अब इस सब्जेक्ट को हम टच नहीं करेंगे, अब सीधा एग्ज़ाम दे के आएंगे एंड बस। ठीक है, देख लो, खुद से देख लो, क्योंकि अब हो सकता है कि जो इसमें है उसमें से बहुत सारे तो मिलेंगे ही मिलेंगे गाइस। ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। मेंबरशिप चैप्टर 2 में है, द सिक्योरिटी काउंसिल चैप्टर 5 में है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चैप्टर 4 में है, द जनरल असेंबली चैप्टर 14 में है यूएन के। ये देखो भाई, पता नहीं क्या है, देख लो, बट इसको भी देख लो, बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। इसको भी स्कैन करते हैं, स्कैन हो जा, इसको भी स्कैन करते हैं, स्कैन हो जा, इसको भी स्कैन करते हैं गाइस, आई नीड वाटर, स्कैन हो गया। अब देखो, सस्पेंशन ऑफ मेंबर, ये आर्टिकल 5 में है, वीटो पावर आर्टिकल 27 में है यूएन के, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल आर्टिकल 97 में है, कंपोजिशन ऑफ ट्रस्टीशिप आर्टिकल 86 में है। ये देखो, जापान जो है वो बिलोंग नहीं करता। ठीक है, अब ये आखिरी सेशन था इंटरनेशनल लॉ पे एमसीक्यू का। सो अब कल से नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा खुद के लिए। बाय।